कक्षा 10 विज्ञान। आज हम विद्युत धारा एवं परिपथ के प्रश्नों के उत्तर की स्कैन कॉपी के बारे में पढ़ेंगे। यानी जितने आपके प्रश्न इसमें दिए हुए हैं उसकी कॉपी जो है उसकी स्कैन करके इसमें डाली जा रही है और उसको समझाया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्युत धारा एवं परिपथ ये लेसन है आपका। इसमें सबसे पहले एक फार्मूला दिया हुआ है R बराबर, ये फार्मूला है R बराबर रो L अपॉन A। ये शब्द रो लिखा हुआ है, ध्यान देना है आपको। रो रो मतलब ऐसा वाला रो लिखा हुआ है। तो इसमें R तो प्रतिरोध हो गया और L चालक की लंबाई हो गई। ये A जो है ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसका मान पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको दिखाया जा रहा पाई आर स्क्वायर, ये इसका मान पाई आर स्क्वायर होगा। इस तरह से हम किसी भी चालक के तार का प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र आपको दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम भली भांति इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन समझाया गया। हालांकि मैंने थ्योरी में भी समझा दिया था इसको, प्रतिरोधों के संयोजन में क्या दिया हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ से देख लेते हैं क्या है प्रतिरोधों का संयोजन। ये प्रतिरोधों का संयोजन है। इस प्रतिरोधों के संयोजन हमेशा दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, ये है श्रेणी क्रम संयोजन आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, ये दिया हुआ है नीचे आपको। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, यानी ये श्रेणी क्रम संयोजन आपको लिया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, हमें जो है ये रेजिस्टेंस लगे। ध्यान रखना रेजिस्टेंसों का जोड़ना इस तरीके से होता है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। R1 R2 R3 इसके मान दे देते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ये मान दिए हुए हैं। इसमें मान जो है आपको ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये R3 दिया हुआ है। और ये सेल है, सेल में एक बड़ी बनानी है डंडी, एक छोटी, दूसरी फिर बड़ी है और ये छोटी डंडी बनानी है आपको। बड़ी वाली डंडी प्लस को दिखाती है और छोटी वाली डंडी माइनस को दिखाती है। और जो विद्युत धारा बह रही है इधर की तरफ जा रही है, ये I विद्युत धारा है जिसका मान यहाँ दिखाया हुआ है आपको। ये I विद्युत धारा इसमें हर एक में बह रही है। यहाँ पर भी I विद्युत धारा है, यहाँ भी I विद्युत धारा है और इस जगह पर भी विद्युत धारा I है। यानी हर एक जगह पे विद्युत धारा I बह रही है समान रूप से। और इसके चालक के सिरों पे जो ये विभवांतर है पूरा का पूरा ये V लगाया गया है। और हर एक का अलग अलग विभवांतर, जैसे इस वाले चालक का ले लिया जाए ये V1 होगा, दूसरे वाले चालक का ले लेंगे तो V2 हो जाएगा और तीसरे वाले चालक का लेंगे तो V3 हो जाएगा। इस तरह करके पूरा विभवांतर होगा। और V का जो मान है वो टोटल वो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें वही चीज मानी गई है। पहले माना तीन चालक जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3, ये प्रतिरोध R1 R2 व R3 है। चित्र के अनुसार ये चित्र आपका दिया हुआ है सामने। चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से, ये जो बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये जो बैटरी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मैंने बताया था एक बड़ा, इसमें एक छोटा, एक बड़ा, फिर एक छोटा होता है और ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। इस तरह से इसमें बैटरी लगी हुई है। और इसमें प्रत्येक में बहने वाली विद्युत धारा का मान जो है वो I है, ये I है। वोल्टेज क्रमशः हर एक की अलग अलग जो चालक थे उनके V1 V2 V3 थी। ये V1 V2 V3
अब ये जो टोटल v है मैंने बताया था अभी, v1 प्लस v2 प्लस v3 के बराबर हो जाएगा। यानी जो v का मान है वो वास्तव में v1 प्लस v2 प्लस v3 की फॉर्म में होगा, जो कि यहाँ पे एक समीकरण द्वारा दिया गया है। अब इन सब में हर एक में v बराबर आई आर होता है, ये मान रखना पड़ेगा। v बराबर आई आर कर दिया गया और v1 का मान हो जाएगा तो आई आर वन हो जाएगा। ऐसे ही v2 का भी मान लेंगे तो आई आर टू हो जाएगा और v3 का मान लेंगे तो आई आर थ्री हो जाएगा। ये मान यहाँ पर दिए हुए हैं, इन मानों को हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, मतलब कि आपको इसके अंदर रखना है। जब आप समीकरण में रख देंगे, रखने के बाद जो है ये मान कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये हो गया v1 v2 v3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हर एक जगह आई आर हो जाएगा। यहाँ पर आई आर हो गया, फिर आई आर वन हो जाएगा, फिर आई आर टू हो जाएगा, फिर आई आर थ्री हो जाएगा। इसके बाद इस समय से सब में से आई को कॉमन ले लिया जाएगा। ये आई कॉमन ले लिया गया जो कि एक दूसरे से कट जाना है, और ब्रैकेट के अंदर जो है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये बच जाएगा। आई आई कट जाएंगे तो कुल मिलाकर के हमारा जो सूत्र आ जाएगा वो आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र है, ध्यान रखना। आर जो आता है श्रेणी क्रम संयोजन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये श्रेणी क्रम का सूत्र है। जब भी चालक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों उस अवस्था में ये सूत्र लगाया जाएगा। अब आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन भी आपके सामने है, ये दिया हुआ है। इसमें सारे के सारे हेड टू टेल जोड़े जाते हैं। इसमें प्रतिरोधों को ऐसे करके जोड़ा जाता है। ये 3 प्रतिरोध लेंगे ऐसे करके और इनको एक जगह मिला दिया जाता है। ये मिला दिया गया, ये भी एक जगह मिल जाएगा जा करके, और नीचे एक बैटरी जोड़ देंगे ये करके। इस तरह से बैटरी जोड़ दी जाती है और इसको यहाँ जोड़ दिया जाता है। ये हमेशा सिरा प्लस का रहता है और ये वाला सिरा माइनस का रहता है, और विद्युत धारा यहाँ से आई बहती है। यही विद्युत धारा आई जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो I1 में हो जाएगी, दूसरी यहाँ पर I2 में आ जाएगी, तीसरी यहाँ पर I3 में हो जाएगी, और टोटल विद्युत धारा I के बराबर हो जाएगी। तो इसी आर्टिकल को हमें करना है। चलो देखते हैं। ये टोटल विद्युत धारा जो है I वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो गई। ऐसा कर देने से हमारे लिए सूत्र आसान हो जाएगा। चूंकि ओम के नियम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर रखने पर हमें सूत्र से मिल जाएगा। तो V बराबर आई आर लेंगे, उससे I का मान निकालेंगे तो V बटे आर हो जाएगा। अब ऐसे ही I1 का मान निकालेंगे तो V अपॉन R1 हो जाएगा, और इस तरह से आगे सारे मान हमें प्राप्त होंगे। तो ये मान V इजकल टू आई आर से I इजकल टू V अपॉन आर निकाला है, I1 इजकल टू V अपॉन R1 निकाला गया है, I2 इजकल टू V अपॉन R2 निकाला गया है, और I3 का मान भी V अपॉन R3 निकाला गया है। ऐसा कर देने से ये सारे के सारे मान इस समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। ऊपर जो समीकरण नंबर ये 1 दिखाई दे रही है इसमें रखना पड़ेगा, और रखने के बाद जो है फिर इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर I1 I2 I3 के मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दिए हैं। तो ये I का मान V अपॉन आर था, I1 का मान V अपॉन R1 था, I2 का मान V अपॉन R2 था, और I3 का मान V अपॉन R3 था। इन सभी में से V कॉमन आ जाएगा। ये V आपका कॉमन आ जाएगा। V कॉमन आ करके यहाँ पर ये V नहीं है, ये 1 है, तो 1 अपॉन R1 बच जाएगा, 1 अपॉन R2 बच जाएगा, और 1 अपॉन R3 बच जाएगा। अब ये V और V जो हैं कट जाएंगे आपस में, और जैसे ही कट जाएगा वैसे ही हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 1 अपॉन R बच जाएगा, बराबर है यहाँ पर चिन्ह, 1 अपॉन R1 बच जाएगा, प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। इसमें एक बात बहुत ध्यान से रखना, यहाँ पे बच्चे कॉपी में बहुत गलत लिखते हैं, तो जरा सूत्र को मैं फिर से सुधार के लिख दे रहा हूँ। 1 अपॉन R बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा मान आएगा आपको।
तो ये आपका समांतर क्रम का सूत्र हो गया है, जो कि आपको अच्छी तरह से याद करना है, सवालों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए देखते हैं आगे हम। आगे एक नियम आ रहा है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये होता है किसी भी परिपथ में, इसके नियम में किसी भी परिपथ में, ये परिपथ है कोई संधि अगर होती है, कोई संधि पे जितने भी विद्युत धाराएं आके मिलती हैं, ये विद्युत धाराएं हैं, इन सब का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यानी सभी को दिशाओं के अनुसार से जोड़ दिया जाए तो उसका मान शून्य हो जाता है। अब आपको दूसरी चीज ध्यान रखने में है, ये एक जंक्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर विद्युत धारा ये I1 जा रही है, I1 विद्युत धारा जा रही है कि आ रही है, पता नहीं इस बच्चे ने क्या करा है, लेकिन फिर से इसको समझिए। ये विद्युत धारा आ रही है, ना कि जा रही है। I2 विद्युत धारा भी आ रही है संधि की तरफ। I3 विद्युत धारा जा रही है, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। I4 भी विद्युत धारा जा रही है। तो जो भी विद्युत धारा संधि की तरफ आती है, संधि की तरफ आने वाली धारा आने वाली प्लस की होती है और जाने वाली माइनस की होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो विद्युत धाराएं, ध्यान रखना ये वाली आ रही है, ये गलती से लगा गया है, तो I1 और I2 प्लस के हो जाएंगे और I3 और I4 माइनस के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो सूत्र बनेगा वो I1 हो जाएगा, प्लस I2 हो जाएगा, माइनस I3 हो जाएगा और माइनस I4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसा इसके अंदर लिखा गया, ऐसा ये नियम कहता है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये विद्युत धारा इसकी तरफ आ रही है, इसको आप सही कर लेंगे कॉपी में अपने। अब विद्युत धारा का जो है ये तापीय प्रभाव आपको दिखाया गया है, अर्थात इसमें क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये ध्यान रखना। धारा का यानी किसी भी चालक में धारा बहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखना क्या होगा, वह गर्म हो जाता है और जिसके कारण उसका ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने के कारण ही इसके प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ये आपको लिखना है इसमें। जूल का तापन नियम दिया हुआ है, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में आपको ये एक प्रतिरोध दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ से विद्युत धारा की सप्लाई हो रही है। एक तरफ प्लस है, यानी ये वाला हिस्सा प्लस है, ये वाला माइनस है। यहाँ अमीटर लगा हुआ है, ध्यान रखना है, ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर की सहायता से हम वोल्टेज नापते हैं, यानी विभव नापते हैं किसी भी चालक का। तो इसमें अब यही दिया हुआ है, समझाया गया है आपको। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का तार कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी चालक के तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। हमें कार्य करना जब पड़ेगा तो चालक कुछ गर्म हो जाता है, यानी ये चालक कुछ गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो हम उसको निकालना चालू करेंगे। कैसे, जो काम किया वही गर्मी के रूप में हमें मिलना चालू हो जाता है। देखते हैं कैसे काम किया गया है। अब इसमें ले रहे हैं, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जा रहा है और उसमें प्रवाहित धारा जो है वो I एम्पियर है और समय जो है वो T लग रहा है, ये T लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसमें किया गया कार्य W को हम, ये सूत्र है, देते हैं, क्योंकि सूत्र जो है V बराबर W/Q होता है, तो इससे W जो निकलेगा वो QV के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन Q बराबर IT होता है, तो IT का मान होने की वजह से इसमें Q का मान जो है रख दिया जाएगा, इसमें ये Q का मान रख देंगे, तो Q बराबर यानी W का मान जो है कुछ अलग निकल के आ जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा, VIT हो जाएगा। ये इसका मात्रक ध्यान रखना, जूल होता है और इस W को ये जो किया गया कार्य है ऊष्मा के रूप में यानी हीट के रूप में मिल जाता है, इसलिए इसको H से दिखाते हैं। तो H का जो सूत्र है वो यही VIT हो जाएगा।
यही जूल का तापमान नियम है, इसी को आपको याद रखना है। यानी ये जूल का तापमान नियम है, ध्यान रखना है, जूल द्वारा दिया गया है। सूत्र मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, H बराबर VIT। साथ में क्या होगा, ये जूल में रहता है। इसका मात्रक भौतिक विज्ञान में मात्रक का होना बहुत जरूरी है। मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो उसके नंबर आपके नहीं मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति के बारे में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। शक्ति क्या होती है? किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा जो व्यय होती है उसके समय दर को, यानी उसको समय से भाग दिया जाए, शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, शक्ति जो है कार्य करने की दर है वास्तव में। तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय, ये बटे में आ जाता है, ध्यान रखना है आपको। शक्ति का जो सूत्र आया, शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय, ऐसा सूत्र आपका बन जाएगा। अब इसमें कार्य जो पीछे निकाला गया है वही मान इसमें रखना चालू करेंगे हम। चलिए यहाँ रख करके दिखाते हैं। डब्लू का पीछे मान हमने जो बताया था वो क्या था? डब्लू बराबर पीछे पढ़ करके आए हैं VIT, ये मान VIT है। तो VIT को मान को जो है रख लेते हैं इसके अंदर। VIT रख दिया गया, ये VIT यहाँ पे रखा गया है और इसमें T से T कट जाता है, यानी P बराबर जो वास्तव में सूत्र था VIT ऊपर रखा गया और T नीचे था पावर में, तो ये T से T कट गया, तो P का मान जो है वो VI आ गया। अब VI आने के बाद ये जो मान आपका VI दिखाई दे रहा होगा आपका, P बराबर VI आ गया। अब इसमें V का मान अगर हम IR रख देंगे, ये रखा गया यहाँ पे मान, तो P बराबर हो जाएगा वास्तव में IR तो पहले से है और इसमें I हो जाएगा, तो I² R हो जाएगा। तो ये दूसरा सूत्र आपका बन करके आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये सूत्र आपको। ऐसे ही फिर से I का जो मान है वो, I का मान V=IR से ही मान निकालते हैं सारे हम। I का मान V/R हो जाएगा, इसमें जो है रख दिया जाएगा, इस वाले सूत्र में हम रख देंगे, तो पावर का जो मान आ जाएगा V²/R² हो जाएगा, और इंटू में R है, ये एक R से R कट जाएगा, तो P का जो सूत्र है वो V²/R बन जाएगा। तो ये आपको याद करना है, इस तरीके से सूत्र इसके बनते जाते हैं और आपको याद करने पड़ेंगे इन सभी सूत्र को। तो ये सूत्र मेरे ख्याल से आप लोग याद कर लेंगे, P बराबर V²/R। अब चलते हैं किलोवाट घंटा यूनिट होती क्या है। ये किलोवाट घंटा, जिसको कि हम kWh से दिखाते हैं, kWh, ये किलो हो गया, ये वाट हो गया और ये घंटा हो गया। इस तरह से ये एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, अन्य मात्रक है विद्युत ऊर्जा को नापने का। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है और इसके मान पे भी हम चर्चा करेंगे। मान को निकालने के लिए आपको दिखाई दे रहा है इस पे, सामने स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है 1 किलो में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, यानी 60 गुणा 60 कर देंगे। तो कुछ मिला करके ये जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। इसमें 36 लिख करके 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 जीरो लग जाने का मतलब 10⁵ तो बन गया, और ये 6 तक ले जाना है तो 6 हो जाएगा। तो 3.6 यानी ये गुणा 10⁶ जूल होगा। ये ध्यान रखना, 1 किलोवाट घंटा जो यूनिट है वो 3.6 गुणा 10⁶ जूल होती है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज़ को कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा kWh जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये आपको भली भांति याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करके रखेंगे आप। चलिए देखते हैं, इसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। ये है यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। अब चलते हैं अन्य परिपथों की तरफ।
ये परिपथ का प्रभावी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, आपके सामने दिया हुआ है। कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, चलते हैं देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें ये R1 दिया हुआ है 5 ओम का दिया हुआ है, यहाँ पे R2 दिया हुआ है ये भी 5 ओम का है, और R3 का मान 10 ओम दिया हुआ है। तो ध्यान देना, पहले ये R2 और R3 ये समांतर क्रम में है, उनका श्रेणी क्रम में पहले बनाएंगे। तो ये सूत्र लगाएंगे, 1/R डैश बराबर 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3, और इनके मान रख दिए जाएंगे। जैसे ही मान रखेंगे तो R2 का मान 5 है, ये है R2 का मान 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और ये R3 का मान 10 है तो 1/10 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लिया जाएगा, लघुत्तम लेने पे कितना आएगा, 10 आएगा। यानी हम ऐसे कर लेते हैं इसको हल, 1/5 है प्लस 1/10 है तो लघुत्तम लेंगे 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 3/10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मान है वो 1/R के बराबर चल रहा, तो R का मान जो हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, और इतने 10/3 हो जाएगा। ये R डैश निकाला गया था, अभी ध्यान रखना, R डैश का मान 10/3 हो जाएगा। ये R डैश का मान आपको दिखाई दे रहा है 10/3 हो चुका है। ये R डैश का मान 10/3 हो गया है। अब R डैश और R1 दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो ये R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R1। R डैश का जो मान था वो 10/3 था, और R1 का मान 5 था, तो ये दोनों मान रख दिए गए हैं। अब इसका लघुत्तम ले लिया गया है, लघुत्तम ले लेने के लिए 5/1 मान लेंगे, तो लघुत्तम 3 हो जाएगा, यानी 10/3, और प्लस 5 को जोड़ना, इसे /1 लेंगे, लघुत्तम इसका 3 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और प्लस 5 या 15, तो कुल मिलाकर के ये 25/3 आ जाएगा, जिसको भाग देने पे 8.33 आता है। 8.33 ओम आ जाएगा इसका मान। अभी की दूसरा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है प्रश्न ये भी देखना है। एक विद्युत बल्ब है, ये 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति कार्य यानी कि, तो कार्य का मतलब क्या हुआ, शक्ति का मतलब पावर, यानी ये पहले कार्य दिया हुआ है, कार्य है 2400 जूल। इसके बाद जो है समय दिया हुआ है आपको, समय 1 मिनट दिया हुआ है। इस 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। दूसरा फिर सूत्र लगा देंगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये सूत्र लग जाएगा आपका। इस सूत्र में मान रख देंगे, मान रखने के बाद हम देखते हैं क्या है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो ये हो जाएगा 2400, और बटे कितना था 60, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 40 वाट आएगा। ध्यान रखना, 40 वाट को या तो हम W से लिखें, नहीं तो वाट आप पूरी तरह से लिख करके दिखाएंगे यहाँ पे। एक प्रश्न ये और आ रहा है आपका सामने, ये है एक विद्युत हीटर है जिस पर लिखा हुआ है 3 kW और 220 वोल्ट, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ है आपका 3 kWh और 220V लिखा हुआ है। निम्न चीजों को ज्ञात करना है, या निम्न प्रश्नों को ज्ञात करना है। सबसे पहले विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा बहेगी, हीटर का प्रतिरोध क्या है ये ज्ञात करना है, और खर्च क्या होगा। 1 kWh के लिए 1.5 रुपये दिया हुआ, यानी 1.5 रुपये लगते हैं, तो 10 घंटे चलाया जाए तो कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। P का मान ये जो दिखाता है ये पावर को दिखाता है, यानी ये P हो जाएगा। ये जो है वोल्टेज को दिखाता है, यानी V हो जाएगा। इससे हम जो है R का मान निकाल सकते हैं, या I का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले I के लिए सूत्र लेते हैं हम। I का सूत्र क्या है, P बराबर होता है IV, तो हम I का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा P/V।
तो P/V में पावर का मान कितना है, ये है 3000। kW दिया हुआ है, किलो वाट है तो इसको हम वाट में चेंज कर देंगे, तो ये 3000 वाट हो जाएगा। और वोल्टेज कितनी दी हुई है आपको, ये दी हुई है 220, तो 220 से इसको भाग कर देंगे, तो जो भी कुछ आएगा इसको कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और ऊपर जो है 150 आ जाएगा, 150/11। ये 150/11 आपको दिखाई दे रहा है, ये 150/11 आ गया है आपका। अब इसमें भाग देंगे तो इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा, भाग देने पर जो आएगा वो 13.6 एम्पियर हो जाएगा। अब यानी मात्रक आपको लिखना बहुत जरूरी है एम्पियर में। अब ये लेते हैं अगला जो सूत्र है हमारे पास, उसको भी यूज करना है हमें। इसमें क्या है, अब है V बराबर IR लगा देंगे इसके अंदर, तो इससे V बराबर यदि हम IR लिख देते हैं और इससे R निकालना है तो R बराबर V/I हो जाएगा। अब इसमें V का मान और I का मान जो निकाला है, वो I का मान वो बटे वाला ही रखना है, 150 बटे जो दिया हुआ है यही रखना है इसके अंदर। तो मान रख देते हैं, जरा मान रखने पे देखो क्या क्या मिल जाता है। ये मान रखा गया है। इसमें ये 0 से 0 कट गया, मतलब 220/150 किया गया है, और ऊपर 11 पहुंच जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये इसकी गुणा कर देंगे तो ये 242/15 आ जाएगा, यानी ये जो आएगा 242/15। अब इसको भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जो भी आएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना उत्तर आया है। ये आपका 16.12 उत्तर आ जाएगा। ये 16.12 उत्तर है आपका। अब समय दिया हुआ है 10 घंटे, तो 10 घंटे को आप लोग चलना है लेकर के। व्यय का एक सूत्र होता है, विद्युत व्यय का एक सूत्र होता है, वाट गुणा घंटा गुणा दिन और बटे में 1000। ये सूत्र है, सूत्र को आपको याद करेंगे, किसी भी विद्युत व्यय के लिए सूत्र लगाया जाएगा। तो सूत्र में जब मान रखा जाएगा तो मान रखने पे देखते हैं कैसे कैसे सूत्र में मान रखा जा रहा है। तो सबसे पहले 3000 वाट था, ये यहाँ रखा गया। फिर इसके बाद जो है 10 घंटे चलाया गया, और एक दिन के लिए ले रहे हैं तो ये एक दिन हो गया आपका। चलिए बटे में ये 1000 लिया गया है। अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं, जो संख्याएं आए मैं जरा इधर लिख लेता हूँ इसको। ये आ गया 3000 गुणा 10 आ गया और गुणा 1 आ गया, और बटे में 1000 आ गया। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, कुल मिलाकर के 30 आ जाएगा। तो ये 30 यूनिट बिजली आपकी खर्च हो रही है। अब 1 यूनिट बिजली का मूल्य आपको दिया हुआ है 1.5 रुपये, यानी 1.5 रुपये। तो इसको कुल खर्च के लिए हम सूत्र लगा देंगे। कुल खर्च का जो सूत्र होता है वो ये होता है, कुल खर्च बराबर है कुल व्यय गुणा दर। अब इसमें मान रखेंगे कुल खर्च कितना होता है, 30 यूनिट हुई थी, और दर जो दी हुई थी वो 1.5 यूनिट दी हुई थी, यानी इतने रुपए में खर्च हो रहा है। इन दोनों की गुणा करके आपको 45 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान में मात्रक का लिखना बहुत जरूरी है। ये रुपए लिखा हुआ है, ध्यान रखना, पूरा ढंग से लिखा करो रुपए। अब ये एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में आपको बताया गया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, ये तंतु जो जलता है, 5.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, और 20 मिनट तक, समय इसका 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण बताना, आवेश ज्ञात करना है। आवेश को कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये विद्युत धारा I का मान दिया 0.5 एम्पियर,
और इसके बाद जो है समय दिया 20 मिनट, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो इसको 60 से और गुणा कर देंगे, तो ये 1200 सेकंड आ जाएगा। 1200 सेकंड आपका आ जाएगा। अब सूत्र जो होता है Q बराबर IT होता है सूत्र, ये लिखा हुआ है आपका सूत्र। इस सूत्र में मान रख दिए तो I का मान 0.5 और समय का मान 1200 था, कुल मिलाकर के ये 600 कूलम आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ और दिया हुआ है, एक बड़ा सा प्रश्न दिया हुआ है। इस बड़े से प्रश्न को आपको हल करना होगा। इसमें एक घर में प्रतिदिन 60 वाट का 4 बल्ब है और 5 घंटे जलता है। तो मैंने ये 4 बल्ब दिए हैं और 40 वाट का है और 5 घंटे जलता है। दूसरा है 2 बल्ब हैं 60 वाट के, 2 बल्ब हैं 6 घंटे जलते हैं। तो 60 वाट ये हो गया, 2 बल्ब हो गए और 6 घंटे जलते हैं। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए भी दिया गया है, 3 पंखे हैं, इसमें ये बच्चा पंखे के बारे में लिखना भूल गया है। 3 पंखे दिए हुए हैं, 80 वाट के हैं वो, और 6 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। तो इसमें प्रश्न में जरा देख करके अपनी किताब से लिखेंगे सही सही। इसमें प्रश्न पूरी तरह से बच्चे ने अच्छा नहीं लिखा है, अधूरा प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों में हमें कितनी बिजली खर्च हो रही है पहले उसको निकालेंगे, और फिर जो 1 यूनिट का मूल्य दिया हुआ है 50 पैसे, उससे गुणा करके पूरा का पूरा खर्च निकाल लेंगे। चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले है 40 वाट के बल्ब में कितनी बिजली खर्च हो रही है, ये दिया हुआ है 40 वाट के बल्ब में कितनी बिजली खर्च हो रही है। तो सबसे पहले इसका सूत्र देखिए, वाट गुणा घंटा गुणा दिन और बटे में 1000। तो ये सूत्र लगाना है हर एक के लिए। वाट में ध्यान रखना कितने बल्ब जल रहे हैं वो सारे लेने पड़ेंगे हमें, बल्ब जितने जल रहे हैं उनसे हम संख्या की गुणा कर देंगे। ऐसा कर देने से पूरे वाट निकल जाते हैं। तो 4 बल्ब थे, ये 4 लिखा गया है, 40 वाट हो गया, 5 घंटे जल रहे हैं, और दिन 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं इसलिए 30 दिन को लिया जा रहा है, और बटे में ये 1000 ले लिया गया है। अब इनको सबको गुणा भाग कर लेंगे तो गुणा भाग करते ये 24 यूनिट आ जाएगा। आप लोग कर लेंगे अपने गुणा भाग, 0 0 तो काटनी है बस। इसमें 24 यूनिट खर्च हो रही है बिजली। चलिए ऐसे ही दूसरी जो ले रहे हैं वो 60 वाट के बल्ब में ले रहे हैं। 60 वाट में 2 ही बल्ब थे और ये 60 वाट हो गया और 6 घंटे जले प्रतिदिन, 30 दिन की निकालनी है, और बटे में ये 1000 रख दिया। तो ये कुल मिला करके 1.6 यानी 21.6। पहले में 24 यूनिट खर्च हुई है, दूसरे में 21.6 यूनिट खर्च हुई है। अब तीसरे में भी खर्च को हम देख लेते हैं, तीसरे में क्या खर्च हो रहा है। बाद में इन तीनों यूनिट को जोड़ लेंगे। चलो देखते हैं क्या हुआ खर्च इसमें। 80 वाट के पंखे में खर्च ले रहे हैं हम। 80 वाट के 3 पंखे थे, 80 वाट यहाँ हो गया, 6 घंटे प्रतिदिन चल रहे थे और 30 दिन की बात थी, और 1000 से और भाग देना पड़ता है। तो ये जो निकल करके आया ये 43.2 यूनिट आ गया। अब क्या करेंगे, जितने यूनिट आपने बिजली खर्च करी है वो सारी की सारी यूनिट बिजली आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले में खर्च हुई थी 24 यूनिट बिजली, दूसरे में हुई थी 21.6 यूनिट, और तीसरे में 43.2 यूनिट बिजली खर्च हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये 88.8 यूनिट बिजली खर्च हुई है। ऐसा कर देने से अब जो दर दी हुई थी, दर से हम इसमें गुणा कर देंगे। दर कितनी थी, 0.50 यानी 50 पैसे दी हुई थी। तो दर आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी पहले, इतने रुपए प्रति यूनिट खर्च। तो कुल व्यय होगा, कुल व्यय का मतलब जितनी ऊर्जा आपने खर्च करी है उसको दर से यदि हम गुणा कर दें तो हमारी कुल खर्च निकल जाएगा। तो कुल व्यय ऊर्जा थी 88.8, और जो दर दी हुई थी 50 पैसे थी उसको रुपए में चेंज कर लिया, 0.50। अब इन दोनों की गुणा करने पे जो मिलेगा वो 44.40 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर मात्रक का लिखना जरूरी है, रुपए जरा पूरे लिखा करो भाई। ये जब तक पूरे नहीं लिखोगे तब तक आंसर का मजा नहीं आता है, इसलिए आप सही सही करेंगे। एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इस पे, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। क्या है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। तो ये बिंदु ए है यहाँ पर जो कि दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और एक ये बिंदु बी है जो कि लिखा है इस बच्चे ने। अब
यहाँ पे R1 का मान 2 ओम है, ये लिया हुआ है R1 इन्होंने, ये R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 4 ओम है, R3 का मान भी 4 ओम है और R4 का मान 8 ओम है। तो ये 4 प्रतिरोध आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये R3 और R4 समांतर क्रम में है, इसको एक बना लेना है। तो ऐसा करने के लिए जो सूत्र लगेगा वो सूत्र है 1/R' बराबर 1/R3 प्लस 1/R4। अब इसमें मान हम रख लेंगे, मान रखते ही तुरंत 1/R' बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेकर के आप लोगों को हल करना तो आता ही होगा, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए फिर भी देखते हैं कैसे हल करना है। ये 1/4 हो गया प्लस 1/8 हो गया, लघुत्तम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 1 हो जाएगा और ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, जो कि ये 1/R' का मान है। तो R' में जो आएगा वो 8/3 हो जाएगा। ऐसा कर देने से क्या होगा, ये R' का मान निकल जाएगा। अब R' का मान जो है बाकियों के साथ श्रेणी क्रम में ले लेंगे। चलिए देखते हैं, अब है R प्रतिरोध निकालना है। तो अब इसमें क्या क्या हो गया, R1, R2 और R' ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो ये हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया है, तो R का मान निकल जाएगा। तो R का जो मान आया कितना आया, पहले का 2 मान था, दूसरे का 4 था और अभी जो निकाला डैश वो 8/3 था। इसका लघुत्तम ले लिया जाए तो लघुत्तम जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और ये 8 अपनी जगह रहेगा। 12 8 20, 20 और 6 26/3 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो ये 8.67 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग अपने ढंग से हल करिएगा, मैंने अपने ढंग से बता दिया है इसको हल करना। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये यानी ये जो बैटरी लगी हुई है ये 6 वोल्ट की बैटरी। बच्चों बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ याद रखना कि बैटरी का एक सिरा बड़ा बनता है और दूसरा सिरा छोटा होता है। ये बच्चे ने बैटरी जो भी है ये गलत बना रखी है, जरा इस बैटरी को ध्यान देंगे। पहला सिरा बड़ा बनाएंगे, दूसरा छोटा बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे, फिर छोटा बनाएंगे और ये इस तरह से जोड़ेंगे। इसका मान प्लस रखेंगे, इसका मान माइनस रखेंगे और यहाँ 6 वोल्ट के लिए 6V लिख देंगे। बाकी आपका बल्ब यहाँ से जुड़ा हुआ ही है, ऐसे आपको बल्ब को जोड़ देना इस तरह करके, ये 2 बल्ब जुड़ जाएंगे और आराम से ये बन जाएंगे। चित्र को बहुत साफ से बनाना और ये कोशिश करना चित्र जितने भी आ रहे हैं लेफ्ट हैंड पेज पे बनाएंगे, यानी बाएं पेज पे आप लोग बनाएंगे। चलिए प्रश्नों को दाएं पेज पे करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनके मान जो हैं अलग अलग दे रखे हैं, 2 वोल्ट है एक का, दूसरे का बताना है कैसे निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकलता है इस प्रश्न का आंसर। चलिए 6 वोल्ट की बैटरी थी और V1 का मान जो दिया हुआ था, V1 का मान 2 वोल्ट दिया हुआ है और V का मान जो है 6 वोल्ट है। तो सूत्र होता है V बराबर V1 प्लस V2। V का मान 6 वोल्ट, V1 का मान 2 वोल्ट, V2 का मान निकल जाएगा। तो V2 बराबर हो जाएगा 6 - 2 यानी 4 वोल्ट। या तो V लिखिए या वोल्ट पूरा लिखिए, जब तक आप वोल्ट नहीं लिखेंगे तब तक इसका नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान दिए हुए हैं। ये 2 चालक पदार्थ हैं जिनके पदार्थ जो हैं लंबाई और व्यास समान दिए हैं किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में। कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं हम और फिर बाद में इनको समांतर क्रम में कर दे रहे हैं, ये समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो लिखा गया है उसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी श्रेणी क्रम वाले का जो आया और समांतर क्रम वाले में जो आएगा, इन दोनों से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात को कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें देखना है इस प्रश्न में। ऐसा लगता है इस प्रश्न में कुछ भी अंक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी सहायता से
हल करना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को लेकर के। देखते हैं कैसे हल होता है। चलिए ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, R1 और R2 को हमने R मान लिया है। इस तरह से हमें आसानी लगेगी। इस प्रतिरोधों को हमने एक जैसा करके लिखा हुआ भी है वैसे तो ये पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास किया गया। श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, R डैश का जो मान है वो इस सूत्र द्वारा दिया जाएगा। यानी R डैश जो है वो कैसा हो जाएगा, R डैश का जो मान ले रहे हैं वो R1 प्लस R2, यानी दोनों तो R ही R के बराबर हैं, तो कुल मिला करके ये 2R हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R डबल डैश का यूज कर रहे हैं। तो 1/R डबल डैश बराबर सूत्र जो लेंगे वो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R1, वही R ही है, और प्लस 1/R2, वो भी R ही है। तो कुल मिलाकर के 2/R हो जाएगा। ये 1/R डबल डैश बराबर है, तो R डबल डैश का जो मान है वो R/2 हो जाएगा। तो ये मान आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब आगे देखते हैं मान का इसने कहाँ यूज किया है। ये हमने R डबल डैश का मान R2 निकाल दिया है। अब जो है उत्पन्न ऊष्माएं जो होती हैं उसका अनुपात जो है प्रतिरोधों के अनुपात में ही रहता है। यानी H1 का जो मान है और H2 का मान है वो प्रतिरोधों पे ही निर्भर करेगा। तो R डैश बटे R डबल डैश ले लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। दोनों में मान रख दिए गए हैं। इसके मान रखते ही तुरंत जो है एक मान 2R था और एक R/2 था, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और जैसे ही ऊपर पहुंचेगा इसको 4R कर देगा, R से R कट जाएंगे, तो ये जो आएगा वो 4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 4:1 के अनुपात में ये हो जाएगा, जो कि बच्चे ने यहाँ लिखा हुआ है। देखो 4:1 का अनुपात ये दिया हुआ है आपका उत्तर। तो ये आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये है 2 वोल्ट की किसी बैटरी को, ये 2 वोल्ट नहीं 9 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 9 वोल्ट की ये बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी से जो है ये प्रतिरोध है 2 ओम का है। 2 ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर। ये प्रतिरोध 2 ओम का है, फिर 3 ओम का है, 4 ओम का है, 5 ओम का है और 12 ओम का। ये सारे श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। ये 2 ओम है, फिर 3 ओम है, फिर 4 ओम है, 5 ओम है, 12 ओम है। ये सारे R1 R2 R1 R2 R3 R4 और R5 के रूप में लिख दिए गए हैं। ये सारे 9 वोल्ट की बैटरी से हैं। मैं बैटरी के लिए फिर बार बार बोल रहा हूँ, बैटरी में आपको ध्यान रखना है कि एक सिरा बड़ा और एक सिरा छोटा बनाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। ध्यान रखना, नंबर नहीं मिलेंगे। फिर बच्चे कहेंगे हाँ हमारे नंबर कम कैसे हो गए, ऐसा मत करना। चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसमें। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, सामने बनाया है। अब इसमें R1 R2 R3 के मान श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम में तीनों को, यानी जितने भी होते हैं प्रतिरोध, सबके मान को जोड़ देते हैं सीधे सीधे। R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R3, इन सबके मान रखने पे इन सबको जोड़ा गया तो 26 ओम मिल गया। जो वोल्टेज लगाई थी वो 9 वोल्ट लगाया हुआ था। 9 वोल्ट लगाने की वजह से इसमें हम सूत्र लगाएंगे V=IR। जैसे ही V=IR का सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र यूज किया गया है, और इससे फिर हम I का मान निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। अब इसमें मान रख दिया गया है, V 9 वोल्ट दिया हुआ था और R का मान 26 वोल्ट दिया हुआ है। दोनों को रखने के बाद जब इसको भाग दिया जाएगा तो ये 0.34 एम्पियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। ये कॉपी पिछले साल की है, ध्यान रखना, ये बच्चों की है दी हुई। ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। इतने ही स्कैन कॉपी थी आपकी, ये एंड हो गया है। चलिए अच्छी बात है, आपका ये लेसन एंड हो गया है। इसमें जो भी प्रश्न रह गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है अच्छी तरह से
तैयार करेंगे। अब जो है मेरा चैनल कैसा लगा आप लोग जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।